बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू लेक्चर 34 ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 8। ओके, 9 का बुक है लेकिन हम इनको क्लास 8 में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आज का आप लोग का टॉपिक है। पेज 39 ओपन करें। सबके पास पेंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट डाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी हमने डिटेल से पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Biologists have identified and described about 2 million kind of organisms, 0.5 million types of plants and 1.5 million of animals. These are only a small percentage of the total kinds estimated to life on the earth. To study such a large collection of organisms, biologists classify them. Classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. Biologists जो है आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें 0.5 मिलियन टाइप जो है वो प्लांट्स है और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। These are the only, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है, मीन्स ये जस्ट अंदाज़ा लगाया है, ठीक है, कि अर्थ पे जो है 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इसमें 0.5 मिलियन प्लांट्स है, 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और ये सारे एक दूसरे से डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं, मीन के डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है, वेरिएशन शो कर रहे हैं। To study such a large collection of organisms, तो इन सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसके अलावा इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। सपोज एक ग्रुप में 1000 ऑर्गेनिज्म को रखते हैं तो वो 1000 ऑर्गेनिज्म एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है, मीन्स कि हम सारे ग्रुप, सपोज ग्रुप ए है उसमें 1000 एनिमल्स रखे हैं तो एक की प्रॉपर्टी जो होगी वो सब की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसी तरह ग्रुप बी में हमने अलग ऑर्गेनिज्म रखे हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी एक दूसरे के से डिफरेंट होंगे, लेकिन ग्रुप बी में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेम होंगे। तो 1000 ऑर्गेनिज्म में अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की ऑब्जर्वेशन करें, उनका मुशाहिदा करें, तो हमें 1000 ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो क्लासिफिकेशन जो है असल में इसलिए की जाती है कि स्टडी आसान हो जाए, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है, 2 मिलियंस। ये तो जस्ट एस्टिमेट लगाया है, इनसे भी ज़्यादा हो सकता है, ये तो जस्ट अंदाज़ा लगाया है। तो इन 2 मिलियंस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, एक एक को स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम और इसी ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ग्रुप्स में रखते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कि सपोज अगर हम ग्रुप ए और ग्रुप बी बना लें तो उसमें हम क्या करेंगे कि ए में एक तरह के सिमिलर ऑर्गेनिज्म रख देंगे और ग्रुप बी में दूसरी तरह के, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, लेकिन ग्रुप ए में जितनी ऑर्गेनिज्म है उनके सारे कैरेक्टर सेम होंगे। तो अगर हम ग्रुप ए में एक ऑर्गेनिज्म की ऑब्जर्वेशन भी करें तो हमें सारे ग्रुप का पता चल जाएगा, मीन कि 1000 ऑर्गेनिजम्स का पता चल जाएगा। तो क्लासिफिकेशन जो है ये टाइम सेविंग है। इसके अलावा हम रैपिड, हमें रिजल्ट मिल जाता है, हम जल्दी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। जिस तरह स्कूल में क्लास 8 के बच्चे अलग बैठते हैं, क्लास 9 के बच्चे अलग बैठते हैं, ठीक है। अगर
हम सबको कलेक्टिवली एक ही हाल में बिठा देते तो हमारे लिए स्टडी मुश्किल हो जाती। हमें किस तरह पता चलता कि क्लास 8 के बच्चे कौन है, क्लास 10 के बच्चे कौन है। तो इसलिए हमने क्या किए हैं, अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। तो हमें ईजिली जो हम सिंपली वो टैग भी देख लेते हैं बाहर जो लगा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्लास 8 है, ठीक है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्लास 8 के हैं। तो इसी तरह हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे लिए स्टडी आसान हो जाए, ऑब्जर्वेशन आसान हो जाए। जिस तरह हमने चैप्टर 1 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, इस चैप्टर में भी हम वही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है, ठीक है। जिस तरह फंजाई में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सॉरी दिस इज फंगाई, फंगाई में जितनी ऑर्गेनिज्म है सबके करेक्टर सेम होंगे, ओके। तो अगर हम एक भी ऑर्गेनिज्म इनमें ले लें और इनकी स्टडी कर ले तो सारी ग्रुप की 2-3,000 मीन की फंगाई जितनी भी ऑर्गेनिज्म है तो उनकी स्टडी हो गई। हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह है, इनकी रिप्रोडक्शन ऐसी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एनिमल्स को देख ले तो एनिमल्स को अलग किंगडम में रखा है तो इन सब की करेक्टर भी सेम है। तो अगर हम एक एनिमल की भी स्टडी करें तो हमें सारे जो है ग्रुप का पता चल जाता है। इसी तरह अगर हम प्लांट को ले लें तो प्लांट भी जो है वो सिमिलर करेक्टर शो करते हैं। सारे ऑटोट्रॉप है, अपना फूड खुद बनाते हैं, इनमें ग्रीन कलर की लीव्स होते हैं, सारे जो है स्टेम पे कंसिस्ट होते हैं। तो देखिए इनमें अगर हम एक भी प्लांट की ऑब्जर्वेशन करें तो हमें सारे ग्रुप का पता चल जाता है। तो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो हमारे लिए स्टडी मुश्किल हो जाती है। तो हम उन स्टडी को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। जिस तरह किंगडम मोनेरा में सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो एक की स्टडी करके हमें सारे ग्रुप का पता चल जाता है, ठीक है। मीन्स कि आप लोग 1000 ऑर्गेनिज्म है आप लोगों के सामने और उनकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई है तो आप लोग एक एक को स्टडी करोगे तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जब आप लोग ग्रुप में क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं तो आप लोग सिंपली 1000 को उठा के एक की स्टडी कर लेते हैं और आप लोग कहते हैं कि ये सारे इन सब के करेक्टर सेम है बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी इनको एक ही ग्रुप में रखा है, ओके। Now let's move towards the next slide which is basis of classification. एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल ऐसा साइंटिस्ट था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। एरिस्टोटल ने जिन करेक्टर के बेस पे क्लासिफिकेशन की थी वो हैबिटाट है और हैबिटाट जो है ये रहने की जगह को कहते हैं। जिस तरह बर्ड्स की रहने की जगह हवा है, एयर है, फिश की रहने की जगह वाटर है और हॉर्सेस या रेप्टाइल्स के रहने की जगह लैंड है, ज़मीन है, ठीक है। However, it was not justified as animals in one group may have nothing in common except their habitat. लेकिन अब सारे ऑर्गेनिज्म जो है अगर उनको हम एक ग्रुप में रख के तो जस्ट हैबिटाट के बेस पे तो हम इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। क्या पता कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट सेम हो, रहने की जगह सेम हो, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो, इनके रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस हो। तो देखिए क्लासिफिकेशन के दौरान हमने हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट को अपने सामने रखना है, ठीक है। हैबिटाट को जस्ट नहीं रखना है, रिप्रोडक्शन को भी रखना है, डिफरेंट ट्रेट्स को रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिश एंड टर्टल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप। देखिए फिश और टर्टल, ठीक है, इनका हैबिटाट तो सेम है, वाटर है, वाटर में रहते हैं, लेकिन इसको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते, ओके। क्यों नहीं रख सकते, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग एक्सप्लेन करवाऊंगी। लेटर बायोलॉजिस्ट बिगेन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिर बाद में क्या हुआ, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन तो इतनी सक्सेसफुल ना हुई क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन जस्ट हैबिटाट के बेस पे की थी और क्या पता ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट सेम हो लेकिन वो स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट हो, जिस तरह फिश और टर्टल में डिफरेंसेस है, ठीक है। अगर फिश के आप लोग ऊपर स्किन को देख ले तो फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं जिसको इसलिए आप लोग हाथ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन टर्टल की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, इनको आप लोग हाथ से नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये देखिए फिजिकल
फिजिकल अपीयरेंस में इनकी क्या है, डिफरेंसेस है, तो इनको हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते, जबकि एरिस्टोटल ने इनको एक ग्रुप में रखा था, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट दैट बोथ ऑफ देम आर लिविंग इन वाटर। लेटर बायोलॉजिस्ट बिगेन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक हेयर कलर, आई कलर, हाइट, वेट, ये सारे फिजिकल कैरेक्टर हैं, ठीक है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक विच आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स आर फॉलो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप लोग के पास ये है, लेकिन इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि हैबिटाट क्या है, रहने की जगह है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग को डिफरेंट हैबिटाट नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैमल्स हैं, कैमल डिजर्ट में रहते हैं। बर्ड जो है हवा में उड़ते हैं। पेंगुइन जो है ये स्नोवी एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिराफ है, ये मोस्टली ग्रासलैंड में होते हैं। यहाँ पर आप लोग को बारहसिंगा नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट में भी आप लोग को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बेयर है, ठीक है, काव है, गोट वगैरह है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट हैबिटाट है हमारे अर्थ पे, डिफरेंट रहने की जगह है, मस्कन है, मस्कन मीन रहने की जगह, होम है, इनके घर है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट की थी, जो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में और कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए, जस्ट हैबिटाट तो नहीं है, ओके। तो बाद में फिर क्लासिफिकेशन हो गई कुछ इस तरीके से कि या तो सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होंगे या यूकैरियोट होंगे। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट मीन बिफोर न्यूक्लियस, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल सिंपल है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और यूकैरियोट का मतलब आफ्टर न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह हम यूकैरियोटिक है, एनिमल यूकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोट मीन प्रो मीन बिफोर, कैरियोट मीन ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, और जिस तरह बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, या तो सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होंगे जिस तरह बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, अमीबा है, और या सारे मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर मीन कि कई सेल्स पे कंसिस्ट होंगे जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो या तो सारे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना फूड खुद बनाएंगे, और या हेट्रोट्रॉप्स होंगे मीन कि अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स में एनिमल्स आते हैं, तो एनिमल्स तो अपना फूड खुद नहीं बनाती ना, ये तो दूसरों से लेती हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द हैबिटाट एंड फिजिकल कैरेक्टर। जो आजकल हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो ना सिर्फ हैबिटाट पे है कि सारे ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह जो है वो सेम हो, बल्कि इनकी फिजिकल कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए, इनकी जेनेटिक्स भी सेम होना चाहिए। जेनेटिक्स का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन्स, ओके। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, इनकी फिजियोलॉजी मीन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सेल्स, और इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी सेम होनी चाहिए। अगर एक ऑर्गेनिज्म में सपोज हमारे पास 1000 ऑर्गेनिज्म है और सबकी ये कैरेक्टर सेम है, तो इनको फिर हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है ये भी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग इनको समझे कि यूकैरियोट क्या है। यू मीन ट्रू न्यूक्लियस, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सेल बिल्कुल प्रॉपर होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होते हैं। प्रो मीन बिफोर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से पहले डिराइव हुए हैं, इनमें बिल्कुल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनकी जगह न्यूक्लियोट होता है, न्यूक्लियोट के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ये ऐसी ही डिस्पर्स सा स्ट्रक्चर होता है, इनमें ऑर्गेनिली जो है वो क्लियर नहीं होती। अगर आप लोग यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ कंपेयर कर ले तो आप लोग को बिल्कुल विजिबल डिफरेंसेस नज़र आएंगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग के पास यूनिसेलुलर है, जिस तरह अमीबा है तो ये यूनिसेलुलर है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और मल्टी सेलुलर या लाइक ह्यूमन है, ठीक है, जो डिफरेंट सेल से बने हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं ह्यूमन बींग्स में। इसके अलावा हमारे पास या तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स होंगे या हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर दोस ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, ओके। यहाँ पे प्लांट्स हमारे साथ ऑटोट्रॉप्स है
जब सनलाइट प्लांट की ग्रीन लीव्स पे पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होता है। और फिर एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हमारे साथ हेटेरोट्रॉफ्स है बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो है ये फीड करते हैं। अब अगर ये अपना फूड तैयार नहीं कर सकते तो ये कहाँ से फूड लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं और एनिमल जो है वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी जस्ट हैबिटाट के बेस पे। तो हैबिटाट के बेस पे क्लासिफिकेशन जो है ये पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बाकी करेक्टर का भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थे कि फिश और टर्टल तो ठीक है, दोनों का हैबिटाट सेम है, रहने की जगह सेम है, दोनों वाटर में रहते हैं, लेकिन देखिए इनके स्ट्रक्चर के दरमियान काफ़ी डिफरेंसेस है। ठीक है, वो क्या है कि फिश स्केल्स आर यूजुअली वेरी ब्राइटली कलर। ये फिश के ऊपर जो स्केल्स मौजूद होते हैं, इनका जो स्किन होता है तो वो ब्राइट कलर होता है एंड द कलर ऑफ द स्केल कैन बी इजली रिमूव्ड इफ यू टच देम। ओके, अगर आप लोग इनके स्केल को टच कर ले तो इजली रिमूव हो सकता है, लेकिन अगर टर्टल के स्केल जो है वो ब्राइटली कलर नहीं होते, वो अच्छे कलर्स में नहीं होते और इनको आप लोग कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। तो ठीक है, इनका हैबिटाट सेम है लेकिन इनका बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको एक ग्रुप में हम नहीं रख सकते। अगर हमने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करनी है तो हमें फिजिकल अपीयरेंस को देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग को टर्टल और फिश जो है वो नज़र आ रही है। फिश बिल्कुल साइज़ में भी इनके डिफरेंसेस है। ठीक है, इसके अलावा कलर्स में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर में भी इनके डिफरेंसेस हैं। तो अगर हैबिटाट सेम है लेकिन इनका बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते। ओके, तो मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन जो थी वो ये थी कि ना सिर्फ हैबिटाट के बेस पे क्लासिफिकेशन होगी बल्कि ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस है लाइक हेयर कलर, लीफ शेप, साइज वगैरह। ठीक है, इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी सेम हो। इवोल्यूशन का क्या मतलब है? स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज। ओके, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द थ्योरी दैट ऑर्गेनिज्म हैव ग्रोन एंड डेवलप फ्रॉम पास्ट ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशन का मतलब कि आजकल के ऑर्गेनिज्म जो है वो पुराने ज़माने के ऑर्गेनिज्म से कैसे डेवलप हुए हैं। जिस तरह ह्यूमन बींग्स के बारे में ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी कि इंसान की तहलीक जो है वो बंदर से हुई है, क्योंकि इंसान में ऐसी क्वालिटीज़ है जो बंदर के अंदर मौजूद है, मंकी के अंदर मौजूद है। मीन्स के इंसान की इवोल्यूशन हो गई, ठीक है, मंकी के अंदर और इनसे इंसान बना। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने इसी तरह इवोल्यूशन की थ्योरीज दी थी कि इवोल्यूशन जो है दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज, और आजकल के जो ऑर्गेनिज्म है वो पुराने ज़माने के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। ओके, इवोल्यूशन को हम सिंपली तब्दीली भी कहते हैं। अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आते हैं? एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मीन के इनके मकासद क्या आते हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। तो मैंने तो आप लोग को फर्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे दिया कि क्लासिफिकेशन जो है हम इसलिए करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसानी से करें। ठीक है, क्योंकि बहुत हमारे सामने 1000 ऑर्गेनिज्म मौजूद हो तो हम एक एक की स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ एक ग्रुप मौजूद हो तो हम एक की स्टडी कर लेंगे और हमें सब का जो है वो पता चल जाएगा कि सबकी प्रॉपर्टी ये है। ओके, तो यहाँ पे है कि टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड। इसलिए यहाँ पे है ना कि हम ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है फिजिकल कैरेक्टर के लिहाज से, हैबिटाट के लिहाज से, जेनेटिक्स के लिहाज से, एनाटमी मीन इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होंगे तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा और फिर उस ग्रुप की स्टडी हमारे लिए आसान हो जाएगी, और जो डिफरेंट है उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, और ये हमें आइडिया देते हैं कि किस तरह जो है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल से किस तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में हमें बताते हैं। पहले ज़माने के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सिंपल थे और आहिस्ता आहिस्ता से ऑर्गेनिज्म जो है ये कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स,
और ये हमें ये बताते हैं कि किस तरह जो है कॉमन फीचर्स, कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि रिलेशनशिप बताते हैं। मीन्स कि अगर ग्रुप ए के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ग्रुप बी की मल्टी सेलुलर है, तो देखिए ग्रुप ए के सारे यूनिसेलुलर, ग्रुप बी की मल्टी सेलुलर है, तो ये फीचर्स में डिफरेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसके कैरेक्टर सेम होंगे तो उसको एक ग्रुप में रखा जाएगा और जिनके डिफरेंट होंगे उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर ग्रुप, ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल प्रॉपर ग्रुप में प्लेस करना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को अगर हमने प्रॉपर ग्रुप में प्लेस नहीं किया तो फिर इनकी स्टडी फिर हम बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने हर एक पहलू को मद्देनजर रख के ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप के अंदर रखना है। अब इनकी प्रिंसिपल्स क्या थे, उसूल क्या थे। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेंट सिमिलैरिटी अमॉन्ग देम, ऑर्गेनिज्म जब सिमिलर होंगे तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। और किस बेस पे, एरिस्टोटल ने तो जस्ट हैबिटाट का दिया था कि हैबिटाट सेम होंगे तो उसको एक ग्रुप में रखा जाएगा, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में है, ओके। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप आर इन क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जाएगा अगर इनमें होमोलॉगस स्ट्रक्चर होंगे। व्हाट इज मीन बाय होमोलॉगस, होमो मीन सेम, लॉगस मीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होमोलॉगस का मतलब इनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। किस तरह, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिखाऊंगी। Anatomical features and evolutionary history is also considered classification, means कि इनकी evolution जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म से होनी चाहिए। अगर इनकी evolutionary history डिफरेंट है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लें होमोलॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। होमोलॉगस मीन सिमिलैरिटी इन इंटरनल और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम जो है इनका नंबर हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इनके ऊपर जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, सबके सेम नहीं होते। तो होमोलॉगस का मतलब कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। होमोलॉगी इंडिकेट आर्गन डेट है सिमिलर पोजीशन, इसके अलावा आर्गन का पोजीशन सिमिलर होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का। सपोज अगर ह्यूमन बीइंग के हैंड्स एक पोजीशन पे है तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ ग्रुप में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है तो उनकी भी पोजीशन सेम हो। और इवोल्यूशनरी ओरिजिन, इट्स important to note however that organ do not have the same function to be homologous। तो यहाँ पर आप लोग देख लें होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब कि अगर हम ह्यूमन के हैंड को देख लें यहाँ पे तो ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फिर कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है। कैट के अगर हम देख ले, ठीक है, तो कैट का भी यही स्ट्रक्चर है। हॉर्स को अगर देख ले तो उनका भी ऑलमोस्ट इसी तरह स्ट्रक्चर है। बैट का देख ले तो उनका भी चमगादड़ का इसी तरह स्ट्रक्चर है। और डॉल्फिन को देख ले तो इनका भी एक स्ट्रक्चर है। तो मीन्स के अब ह्यूमन, कैट, हॉर्स, बैट और डॉल्फिन इनका स्ट्रक्चर होमोलॉगस है, सेम है, तो इनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इनका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप लोग को दिखाया है। अब आप लोग की पेज 39 पे जो है वो एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। पेज 39 ओपन करें कि देयर आर 130,000 प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन द बीज फॉर पोलिनेशन। हमारे साथ 130,000 प्लांट्स हैं जो पोलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं बीज पे। 1/3 of all our fruit and vegetable will not exist without pollinator visiting the flower। 1/3 of all our food, 1/3 मीन की 1 का 3rd हिस्सा फ्रूट और वेजिटेबल डिपेंड करते हैं पॉलिनेटर पे, क्योंकि पॉलिनेशन की वजह से जो है वो क्या ग्रोथ होती है ना, प्रोपिगेशन होती है ना, ठीक है। पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो इसी तरह स्प्रेड होते हैं, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे जो है ये ट्रीज जो है वो उगते हैं, ठीक है, और वो फ्रूट देते हैं। पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग। तो पॉलिनेशन क्या है, ये इनकी डेफिनेशन है, ओके। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। फ्लावर में जो है हमारे साथ मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। फ्लावर क्या है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट।
प्लांट में हमारे साथ वेजिटेटिव पार्ट भी है, तो वेजिटेटिव हमारे साथ लीव्स है, स्टेम है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। तो जहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात आती है वहाँ पर मेल और फीमेल आर्गन होते हैं। तो फ्लावर में मेल आर्गन एंथर है जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं, और फीमेल आर्गन स्टिग्मा है जहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरते हैं। तो मीन्स के एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्पर्म काम करते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है इसको हम फ्लावर के स्पर्म कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर का मेल हिस्सा है, और ये स्टिग्मा के अंदर ओरी होती है, एक होती है। ये जब इन पे फॉल होते हैं तो उस एक को फर्टिलाइज करते हैं, और इसके नतीजे में हमारे साथ फ्रूट बनती है जब रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे आप लोग को दिखाया है कि ये एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, नील के स्पर्म है, और ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर आप लोग को स्टिग्मा दिखाया है, और स्टिग्मा जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है बीज के जरिए इधर ट्रांसफर होंगे और यहाँ पे फॉल करेंगे, तो इस ट्यूब के जरिए अंदर आएंगे। यहाँ पे एक होती है तो एक को फर्टिलाइज करेंगे, तो और ही जो है एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर फ्रूट बनता है। आप लोग देखते हैं ना कि प्लांट पे जो है फ्लावर होते हैं और फिर इसी फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। कभी कभार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि फ्लावर में प्लांट में जितनी ज़्यादा फ्लावर होंगे उतनी ज़्यादा फ्रूट होंगे, क्योंकि इसी फ्लावर से फ्रूट बनती है, ठीक है। तो पॉलिनेशन मीन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर और फ्रॉम द मेल पार्ट टुवर्ड्स द स्टिग्मा और द फीमेल पार्ट। तो स्टिग्मा की यहाँ पे फॉल करती है, फिर ट्यूब के जरिए अंदर आती है, यहाँ पे एक पड़ा होता है, तो इनको फर्टिलाइज करती है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर इस रिजल्ट क्या होता है, ये फ्रूट बनता है। अब फ्लावर के ये जो अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं, फ्लावर का ये पार्ट, इनको सेपल कहते हैं, इनको पेटल कहते हैं, ठीक है, और ये एंथर होता है और इनको स्टिग्मा कहते हैं। तो ये क्या है कि ये अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, तो ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो सारा लेक्चर था क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कि क्लासिफिकेशन क्या है। दिस इज द distribution of classification is the grouping of organism according to their similarity and differences। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो हैबिटाट की बेस पे दी थी कि ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह सेम होगी तो इनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, लेकिन बाद में टर्टल और फिश को एक ग्रुप में ही रखा। तो टर्टल और फिश का हैबिटाट तो सेम है, रहने की जगह सेम है, लेकिन इनके कैरेक्टर में डिफरेंसेस हैं, इसकी वजह से हम इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो थी फिर क्या हुआ कि हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन इस बेस पे हो गई कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर होमोलॉगस स्ट्रक्चर। मीन्स के हमें हर एक पहलू को मद्देनजर रख के ग्रुपिंग करनी है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म को हमने कहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो इसी तरह या तो हमारे साथ सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होंगे या सारे यूकैरियोट होंगे या सारे यूनी मल्टी सेलुलर। क्लासिफिकेशन क्यों होती है, सवाल ये पैदा होता है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए होती है कि हमारे लिए स्टडी आसान हो जाए, क्योंकि अर्थ पर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो इनकी स्टडी बहुत मुश्किल है। तो इनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो ग्रुप में अगर एक भी ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर ले तो पूरी ग्रुप में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे 1000 है 2000 है, उनकी स्टडी हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।